नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों, हमारे विज्ञान के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इस वक्त तो रेलवे एग्ज़ाम चल ही रहा है, रेलवे ग्रुप डी का, तो आप इसकी तैयारी करके जाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे कि हमारे इस वीडियो का लाभ दूसरे छात्रों को भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी धातु को निकेल धातु से विद्युत लेपित करना हो तो ऑप्शन ए है धातु को सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, ऑप्शन बी है धातु को कैथोड और निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, ऑप्शन सी है निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा, और ऑप्शन डी है निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी दे रखी है आपको इस प्रैक्टिस सेट में। ये बहुत अच्छा है कि इसमें व्याख्या दे रखा है, जिसके साथ आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन और भी कवर हो जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दूसरे पहले क्वेश्चन की जो व्याख्या है ये है, विद्युत लेपन या कलाई करने के अंतर्गत धातु की एक पतली परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। जिस धातु पर परत चढ़ानी है, अर्थात निकेल को एनोड तथा जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे कैथोड बनाया जाता है। दोस्तों, इसमें दे रखा है कि जिस धातु पर परत चढ़ानी है, अर्थात निकेल को एनोड तथा जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे कैथोड बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, और ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है वर्णमंडल। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर जो होता है वह आयन मंडल में होता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए आयन मंडल को प्रयुक्त किया जाता है। यह वायुमंडल का चौथा स्तर है। सभी संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वह पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन एक कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है 1 डायोप्टर, ऑप्शन बी है 2 डायोप्टर, ऑप्शन सी है 4 डायोप्टर, और ऑप्शन डी है 0 डायोप्टर। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 डायोप्टर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है।
इसे डायोप्टर से व्यक्त करते हैं। लेंस की फोकस दूरी की जो व्युत्क्रम की क्षमता होती है उसे ही हम डायोप्टर से व्यक्त करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये कितना अच्छी बात कही गई है इस क्वेश्चन के में कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह होती है धनात्मक यानी कि प्लस, और अवतल लेंस की क्षमता होती है हमारी माइनस यानी कि ऋणात्मक। धूप के चश्मों की क्षमता जो होती है वह 0 डायोप्टर होती है। चौथा क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें हमें कूट में आंसर देना होगा। नंबर 1 है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। बी दूसरा ऑप्शन है मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। और तीसरा है मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो चौथे क्वेश्चन के जो हमें कोड बताने हैं कि पहला दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, या इनमें से कोई सा एक ठीक है। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक ही कथन ठीक है इसमें हमारा, मध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम है। व्याख्या देख लेते हैं। ये ऑप्शन इसका ठीक है। सरल आवर्त गति में सरल लोलक के मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा स्थिति ऊर्जा 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन ए है अचल रहेगा, ऑप्शन बी है फर्श पर गिर जाएगा, ऑप्शन सी है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, ऑप्शन डी है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर डी, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, परंतु वह कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इस स्थिति में उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा वह? कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। ऑप्शन ए है दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग और एक्स किरणें। ऑप्शन बी है एक्स किरणें, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन सी है अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरणें या दृश्य। और ऑप्शन डी है सूक्ष्म तरंग, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य किरणें। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका इसमें ठीक है कि एक्स किरणें और फिर दृश्य और फिर अवरक्त और फिर सूक्ष्म तरंग। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके तरंगदैर्ध्य को बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है गामा किरणें होती पहले, फिर उससे बड़ी होती है हमारी एक्स किरणें, फिर उससे बड़ी होती है हमारी दृश्य प्रकाश, और उसमें रंग आ जाता है हमारा बैंगनी, नीला और हरा, फिर पीला और फिर नारंगी और लाल। फिर उनके बाद आ जाती है हमारी अवरक्त किरणें और फिर आती है हमारी सूक्ष्म किरणें। 7वां क्वेश्चन है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोनोमीटर,
ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए सोनोमीटर। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग द्रव की आर्द्रता की माप के लिए, बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब की माप के लिए और हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो होता है वह द्रव के घनत्व की माप के लिए किया जाता है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर वह कम गहरी दिखाई देती है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है, आभासी गहराई बराबर होता है हमारा वास्तविक गहराई और बटे अपवर्तनांक। 9वां क्वेश्चन है क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए है धातु में तत्वांतरण हो जाता है, ऑप्शन बी है धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी है द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है और ऑप्शन डी है धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका क्यूरी ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ ताप बढ़ने पर लोहा चुंबकीय तथा ठंडा करने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, ऑप्शन सी है चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने के कारण वहाँ पलायन वेग बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित हो सकता है और डी ऑप्शन है उसका वेग एक समान ही होना चाहिए। तो 11वें का बी ऑप्शन ठीक है आपका।
उसका कोई कण समान दूरी या समान समय अंतराल में तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अतः त्वरण की अनुपस्थिति में एक समान गति के लिए किसी कण का वेग एक समान हो सकता है। 12वां क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है समान चाल परिवर्ती वेग और ऑप्शन बी है समान चाल परिवर्ती त्वरण, ऑप्शन सी है समान वेग परिवर्तित त्वरण और ऑप्शन डी है समान चाल समान वेग। 12वें का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, समान चाल समान वेग। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा बदल जाती है। 13वां क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? पहला ऑप्शन है उच्च आर्द्रता के कारण, और बी ऑप्शन है न्यून तापमान के कारण, सी ऑप्शन है वायु के कम दबाव के कारण और डी ऑप्शन है ओजोन के कारण। 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु के कम दबाव के कारण हमें ऊंचे स्थानों पर सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। वायुमंडल मानव शरीर पर हमेशा वायुमंडलीय दबाव डालता है। इस दाब को शरीर के अंदर स्थित वायु, रक्त व अन्य कारक संतुलित करते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है एवं शरीर का दाब पूर्ववत बना रहता है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। 14वां क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि ऑप्शन ए है हैंडल मजबूत होना चाहिए, ऑप्शन बी है हैंडल आकर्षक होना चाहिए, ऑप्शन सी है लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14वें क्वेश्चन का सही जवाब आपको तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी है। लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं कि जो हमारे बर्तन होते हैं वह गर्म हो जाते हैं, और अगर ये हमारा उसका हत्ता हैंडल लकड़ी का या बेकेलाइट का बना होगा तो वह गर्म नहीं होता है, धातु जो होती है वह गर्म हो जाती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता या बहुत कम होता है उन्हें ऊष्मीय कुचालक कहा जाता है। लकड़ी तथा बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होने के कारण इनका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि तरंग संचारण में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए है समायतनिक संपीड़न और विरल, ऑप्शन बी है समतापी संपीड़न और विरल, ऑप्शन सी है समदाबी संपीड़न और विरल, ऑप्शन डी है रुद्रोष्म संपीड़न और विरल। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रोष्म संपीड़न और विरल। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे विरल व संपीड़न के
रूप में चलती हैं। जहाँ तरंगें पास पास होती हैं वहाँ संपीड़न तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ विरल होती है। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है या थोड़ा कम हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है? और डी ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट। 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। गैस का तापमान बढ़ जाता है। जब गैसों को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उसका तापमान भी घटता है, परंतु हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें इस नियम का पालन नहीं करती। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ऑप्शन ए है वियोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है आयनन। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। वनस्पति तेलों के अपचयन द्वारा वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का पृथक्करण अथवा ऑक्सीजन या किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है। 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, 18वां क्वेश्चन अभी पढ़ाई कहाँ है। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यह सबसे कठोर पदार्थ है। और नंबर 2 है यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है। नंबर 3 है यह ताप व विद्युत का कुचालक है। नंबर 4 है यह सिलिकॉन का अपरूप है। तो बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन आप कौन सा कथन कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। 18वें का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह बात ठीक है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, यह बात भी ठीक है। और यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है, यह भी ठीक है। यह सिलिकॉन का अपरूप होता है, यह बात गलत है। यह कार्बन का अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। यह ताप व विद्युत का कुचालक है तथा द्रव में नहीं घुलता क्योंकि यह सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। वायु में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह CO2 गैस देता है। लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और ग्रीज और बी है ऑक्सीजन और नमी और सी है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी और डी ऑप्शन है आपका जल और पेंट। 19वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगना धातु क्षरण का एक अच्छा उदाहरण है। धातुओं के संक्षारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा वायु में नमी की आवश्यकता है। 20वां क्वेश्चन है आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर है हमारे लैक्टिक अम्ल, फिर टार्ट्रिक अम्ल और फिर है ऑक्जेलिक अम्ल और फिर है साइट्रिक अम्ल। इधर है हमारा इमली, नारंगी, टमाटर और खट्टे पदार्थ। बीसवां क्वेश्चन है, इसको मिलाएंगे।
तो ये हमारा इधर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब जमता है तो हमारा ये हो जाता है, हमारा दूध हमारा खट्टा लगने लगता है। फिर है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल है हमारा इमली से। और फिर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर से। और उसके बाद है हमारा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है हमारा नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल को, ग्रेफाइट को, या फास्फोरस को, या गंधक को? तो 21वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ग्रेफाइट कार्बन का एक अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप होता है। इसका उपयोग पेंसिल का लेड बनाने, शुष्क स्नेहक विद्युत अपघटन क्रियाओं में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है बिहार और बंगाल में कोयलों का अतिशोषण। ऑप्शन बी है प्रभावित क्षेत्रों में भौमजल का अतिशोषण। ऑप्शन सी है प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अतिशोषण। ऑप्शन सी है पृष्ठभूमि में आर्सेनोपाइराइट का अतिशोषण। तो 22वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित क्षेत्रों में भौमजल का अतिशोषण। व्याख्या है इसकी, आर्सेनिक की समस्या का मुख्य कारण भौमजल का अतिशोषण है। यह उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहां भूमि जल स्तर निम्न है, जैसे गंगा घाटी का क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सल्फोनेशन, और बी ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, और सी ऑप्शन है वाल्कनीकरण, और डी ऑप्शन है त्वरण। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ में तिर्यक बांधों का अभाव होता है, जिसके कारण इसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण बढ़ाने के लिए इसकी क्रिया गंधक सल्फर से कराते हैं, जिससे रबड़ अधिक कठोर हो जाती है, तापरोधी उपयोगी बन जाती है। यह क्रिया वाल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? पाटना, या जलाना, या है फिर पुनः चक्रण, और डी है गाड़ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट वे होते हैं जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता या धीरे धीरे होता है, जैसे बेकार पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग आदि। इनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका इनका पुनः चक्रण है। कथनों पर विचार कीजिए। रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। तो इसमें हमारे ये दोनों ठीक हैं, या एक ठीक है, या कोई सा ठीक नहीं है, ये बताना है। पच्चीसवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा, कि हीरा एक तत्व है, रेत एक मिश्रण है। यह बात गलत है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायता
बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आर्गन और ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नियान। तो आप देख ही रहे हो कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व हीलियम 24.85%। इसके बाद है ऑक्सीजन जो है 0.77%। फिर है कार्बन जो है हमारा 0.29%। और उसके बाद है हमारा लोहा 0.16। और उसके बाद आता है नियान 0.12%। नींबू के रस में pH का मान कितना होता है? 7 से अधिक या 7 से कम, 7 के बराबर या पूर्व अनुमान संभव नहीं है। तो 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और अधिकांश अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए नींबू का pH मान 7 से कम होता है, क्योंकि pH पैमाने पर अम्ल के लिए 7 से कम मान और क्षार के लिए 7 से अधिक मान, उदासीन पदार्थ के लिए 7 मान प्रमाणित किए गए हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? चूना सोडा उपचार करके या निस्यंदन से, या ऑप्शन सी है वायु मिश्रण से, ऑप्शन डी है क्लोरीनीकरण से। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीनीकरण। पानी से लोहा मैग्नीज क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। क्लोरीन आयरन लोहा तथा मैग्नीज को ऑक्सीकृत करके जल से अलग कर देती है। 29वां क्वेश्चन है, सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा होती है प्रोटीन की, असंतृप्त वसा अम्लों की, या संतृप्त वसा अम्लों की, या वसाओं की। 29 क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त वसा अम्लों की। सूखने वाले तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। इन तेलों के संघटक ऑक्सीजन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया द्वारा एक कठोर चमकीली परत का निर्माण करते हैं। इन तेलों का उपयोग वार्निश तथा पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए जो मिलाया जाता है वह मिलाया जाता है हमारा क्रोमियम। स्टील लोहा और कार्बन की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। इसे अधिक कठोर बनाने के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा 31वां क्वेश्चन। सही मिलान कीजिए रक्ताल्पता और गलघोटू, रतौंधी और बेरी। तो बेरी तो आपका हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। रतौंधी हो जाता है हमारा विटामिन A की कमी से, और रक्ताल्पता हो जाता है हमारा लोहा तत्व की कमी से, और गलघोटू जो हमारा बचा है यानी कि आयोडीन की कमी से। तो ये बन जाएगा हमारा ए है हमारा 3 और बी है हमारा
दूसरा, और सी है हमारा चौथा, यानी कि इससे आगे वाला ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? रेतीली बलुई मिट्टी में, या चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, या इनमें से कोई नहीं? 32वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अर्थात जल को रोकने की क्षमता चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है, जबकि रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है थीन या कैफीन, ब्रूसीन या फेनिल एलानिन? तो 33वें क्वेश्चन का जवाब है हमारा सी ऑप्शन। ये गलत है। चाय एक उद्दीपक पेय पदार्थ है जो शरीर को उद्दीप्त करता है। चाय में थीन तथा कैफीन नामक दो उद्दीपक पाए जाते हैं। ये कॉफ़ी के भी महत्वपूर्ण उद्दीपक हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ऑप्शन ए है सी पार्क ने, ऑप्शन बी है एल जाबलर ने, ऑप्शन सी है JNN जेफर्स ने, ऑप्शन डी है जोसेफ फ्रेरियर ने। 34वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ फ्रेरियर। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फ्रेरियर ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं तथा इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। इनकी संकल्पना जोसेफ फ्रेरियर ने की थी। 35वां क्वेश्चन है DNA की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। ऑप्शन ए है मार्गन ने, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना ने, और ऑप्शन डी है डी ब्रिज ने। 35वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। DNA द्विसूत्र संरचना की खोज जो की थी वह वाटसन और क्रिक ने की थी। ये सही मिलान में करना है हमें। यूरिया इधर है क्रायोसोपा, बायो 902, एजोटोबैक्टर। सही मिलान करेंगे। यूरिया का मिलान हो जाएगा हमारा जैव उर्वरक से, क्रायोसोम का हो जाएगा माहो नियंत्रण से, और बायो 902 का हो जाएगा सरसों का काइक्लोन। और जो हमारा चौथा है एजोटोबैक्टर, वह जो बचा है उसी से लगा देंगे, जीवाणु से। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहले का तीसरा, और फिर हमारा 1 2 4। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। सी नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा। मिला दिए हैं, आप देख लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या लेमार्क ने, या न्यूटन ने। तो जैव विकास को जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास, उसमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास या उद्विकास कहलाता है।
जिसके सिद्धांत को सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे.बी. लेमार्क ने दिया था। 38वां क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, या जीवाणु से, या अमीबा से। 38वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका कारण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है। इससे बचने के लिए रोगी को पेट साफ रखना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा है हमारा, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है और कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है, कौन सा सही है। 39वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं। ये दोनों बातें सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। 40वां क्वेश्चन है, मलेरिया का संक्रामक चरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु स्पोरोजोआइट कोशिकाएं मच्छर की लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो मच्छर के काटने के समय व्यक्ति के रक्त में पहुंचकर उसे संक्रमित करती है। ये कोशिकाएं यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं। 41वां क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। ऑप्शन ए है बायोगैस उत्पादन में, ऑप्शन बी है कैंसर के निवारण में, ऑप्शन सी है कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में, ऑप्शन डी है सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। 41वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुकुरमुत्ता की जो खेती होती है वह सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं है। बाकी कैंसर के लिए उपयोगी है, बायोगैस उत्पादन में उपयोगी है और कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में उपयोगी है। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती गोबर गैस, बायोगैस के उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण एवं कैंसर के निवारण में उपयोगी साबित होती है, जबकि कृषि से संबंधित रोगों का जैविक नियंत्रण मशरूम की खेती द्वारा नहीं किया जाता। हालांकि कुछ अन्य कवक एस्चेरसोनिया व इशोरिया पौधों पर कीटों द्वारा रोग फैलाने की रोकथाम रखते हैं। 42वां क्वेश्चन है आपका, डंबलाकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती हैं? चनस में, मूंगफली में, आम में, या गेहूं में। 42वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, गेहूं में। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र होता है। डंबलाकार द्वारा कोशिकाएं एक बीजपत्रीय पादपों में पाई जाती हैं। गेहूं एक बीजी पौधा है, अतः इसमें ऐसी कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। 43वें क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अंतर्जंघिका और अंतःप्रकोष्ठिका, उरु अस्थि या प्रगड़िका। तो सी ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी उरु अस्थि होती है तथा सबसे छोटी स्टेपिज होती है। 44वें क्वेश्चन है आपका, लाइकेन से एक उदाहरण है अधिक पादपों एपीफाइटों का, समोद्भिदों का, या मरोद्भिदों का, या सहजीवों का। 44वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सहजीवियों का।
लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं। सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफेस्टस ने किया था। 45वें क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है ये सभी। 45 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? 45 क्वेश्चन हमारे साइंस के थे और अब 5 क्वेश्चन होंगे हमारे कंप्यूटर के, इन्हें भी देख लेते हैं। तो 46वें का पहला क्वेश्चन, 46वें का जो हमारा सही जवाब है वह है हमारा पहला ऑप्शन लूपिंग। किसी कंप्यूटर में एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करना होता है, उस कार्य के निर्देश कथनों को लूप में व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा कथनों की पुनरावृत्ति द्वारा परिणाम की प्राप्ति की जाती है। 47वां क्वेश्चन है, अंकीय परिपथों द्वारा किसी प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? ए ऑप्शन है षोडश आधारित पद्धति, द्विआधारित पद्धति, और सी ऑप्शन है केवल रोमन पद्धति, और डी ऑप्शन है हमारा बी और सी दोनों। 47 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी द्विआधारित पद्धति। द्विआधारित पद्धति का उपयोग अंकीय रूप में सूचना के प्रवाह के लिए किया जाता है। द्विआधारित पद्धति 0 व 1 के रूप में कार्य करती है। इस पद्धति के उपयोग से सूचनाओं को 0 व 1 में परावर्तित कर परिपथों द्वारा भेजा जाता है। 48वां क्वेश्चन है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 48वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 8 बिट के बराबर होता है हमारा 1 बाइट। बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। चूँकि कंप्यूटर केवल अंकीय भाषा को समझता है, अतः 1 बिट का तात्पर्य 0 अथवा 1 से होता है। 49वां क्वेश्चन है, एक समानांतर संधारित्र अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? बाह्य भंडार युक्ति, मॉनिटर और माउस, या डी है मुद्रक। 49 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी मुद्रक। समानांतर संधारित्र अधिकतर प्रिंटर मुद्रक में इस्तेमाल होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी की प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज़ पर प्राप्त होती है। यह आमतौर पर कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए 25 पिन का कंप्यूटर इंटरफेस है। 50वां एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ए ऑप्शन है सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है। बी ऑप्शन है कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। सी ऑप्शन है केवल प्रवाह चार्टर बन सकता है। निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है। तो 50वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये 50 क्वेश्चनों का विज्ञान का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।